अच्छा चलो हाँ जी, शुरू करो। बताओ, एक्सप्लेन करो। मेरा टॉपिक है वैश्वीकरण और सांस्कृतिक संपरिवर्तन। इसमें हम ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। फोटो इसकी ये इंडेक्स है। ये इंडेक्स है। ये मेरा ग्रुप लीडर मैं हूँ, जिसका परिचय है। ये मेरे जो ग्रुप के मेंबर हैं उनका परिचय है। ये एक्नॉलेजमेंट है, मैं किनमें धन्यवाद और आभार प्रकट किस किस को कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे गुरुजन हैं, उन सबको, और प्रिंसिपल सर को, और सर्टिफिकेट है। यस, कैरी ऑन। अब हम सबसे पहले वैश्वीकरण की है ना परिभाषा देखें तो विभिन्न देशों का एक दूसरे से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ना। तो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। तो संस्कृति के विभिन्न अंग होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं भोजन होता है, संसाधन होता है, शिक्षा होती है, व्यापार होता है, पहनावा होता है, आदतें होती हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में इनमें भिन्नता पाई जाती है, इसलिए संस्कृति के अंग हैं। फिर हम देखते हैं कि आधुनिक वैश्वीकरण का किस्सा 50 सालों से ज़्यादा पुराना नहीं है। पुराने टाइम में वैश्वीकरण तो हजारों साल से है, पर आधुनिक वैश्वीकरण 50 सालों में ही सामने आया, जिसमें खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन आदि में एक दूसरे से आदान प्रदान होकर सांस्कृतिक संपरिवर्तन हुआ है। ये सारी संसार की संस्कृति है जो मिश्रित हो गई है। मतलब आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि कैसे एक देश की चीज़ें दूसरे देशों में आई जा रही हैं। वैसे धर्मों का हो सकता है, उपकरण हो सकते हैं। पलट के वापस दिखाओ। और पहनावे का देख सकते हैं हम। और ये यूएनओ एक है ना बहुत अच्छा उदाहरण है वैश्वीकरण का, जिसमें सारे देश जुड़े हुए हैं। अब हम भारत का अन्य देशों के प्रभाव देखते हैं। तो भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव में सबसे पहले हम ना धर्मों का देखेंगे कि बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म में क्या क्या परिवर्तन हुए। हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म भारत से अन्य देशों में चीन, जापान इधर गया। तथा आज हम हिंदी की भाषा को देखते हैं। तो भाषा सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यूरोपीय तथा अमेरिकी क्षेत्र में कपड़ों का देखा जाए तो सलवार सूट, चोला, कुर्ता पजामा आदि सारे आजकल बहुत प्रचलन से पहने जा रहे हैं। और स्पेन में, यूरोप के स्पेन में होने वाली बुल फाइटिंग, तमिलनाडु में होने वाले खेल जल्लीकट्टू से ही संशोधित रूप है, क्योंकि भारत प्राचीन काल से है तथा ये खेल पुराने टाइम से खेला आ रहा है। और बुल फाइटिंग उसका संशोधित रूप है, जिससे ये कहा जा सकता है कि भारत का प्रभाव अन्य देशों की संस्कृति पर पड़ा तथा उन्होंने अपनी संस्कृति में कुछ परिवर्तन किए। और अब त्योहारों की बात करें तो टमाटर की होली स्पेन में खेली जाती है, तथा ये भारत की वो होली से ही है। कीचड़ की होली भी कई देशों में खेली जाती है। पटाखे जलाने की परंपरा भारत के दीपावली त्यौहार से आई है। अन्य देशों में भी पटाखे, आतिशबाजियाँ जलाई जाती हैं। और संगीत है, जो गिरमिटिया मजदूर से बाहर से गए हुए, उन्होंने एक चटनी संगीत दिया था जो वहाँ पे मुहर्रम के अवसर पर गाया जाता है। तो भारत की एक ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रभाव है दूसरे देशों पे। अब योग की बात करें तो 21 जून को राष्ट्रीय योगा दिवस आता है। तो उसमें भारत के जैसे प्रवासी भारतीय लोग हैं, या फिर रामदेव जैसे शिल्पा शेट्टी और आदि परिचायक हैं वैश्वीकरण में योग को फैलाने के। तो भारत ये तरावट, चुस्ती, फुर्ती तथा लचीलापन लाता है शरीर में। स्वास्थ्य आदि का भी है। आजकल हम ब्रेक डांस व जिम्नास्टिक जो यूरोपीय देशों में देखते जाए वो इन्हीं से प्रेरणा लेके हुए हैं, क्योंकि योग में भी कई तरह के आसन होते हैं जो जिम्नास्टिक तथा ब्रेक डांस से मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। अब भोजन की बात करें तो भारतीय भोजन शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहा है प्रसिद्ध पूरे विश्व में। भारत के मसाले सबसे ज़्यादा फेमस यूरोप में थे, अमेरिका वगैरह इधर भी थे। मसाले, हरी सब्जियां तथा मिलेट जो कि भारत में ही होते हैं और कहीं नहीं होते, जैसे गेहूँ मैक्सिको में होता है पर भारत में बाजरा जो आदि होते हैं। तो ये भी, इनका भी आदान प्रदान पूर्व में होता था। आज हम अमेरिकन कल्चर में देखा जाए तो दाल बाटी चूरमा, कढ़ी, इडली, डोसा, पंजाबी तड़के की सब्जी इत्यादि बहुत प्रसिद्ध होती जा रही है। राजस्थान की फेणियाँ जो काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं हो रही, विदेशों में निर्यात की जा रही हैं। रोटी जो कि भारत की मतलब एक पहचान है, उस जो पिज़्ज़ा का बेस आदि है उस ये रोटी से ही प्रेरित है। और भारतीय मिठाइयों का भी विदेशों पर खूब प्रभाव पड़ा है, जिसके अंदर जैसे भारत में बस बेसन या मावे का उपयोग किया जाता है, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लड्डू, बर्फी इत्यादि बनाने में। वहाँ पे कोको जो नाम का पेड़ है उसका प्रयोग किया जाता है। वहाँ के डेजर्ट इन्हीं से ही निकले हुए हैं। और वहाँ विदेशी शैली में बटर का उपयोग यहाँ से घी तथा तेल के उपयोग से ही
जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे आमतौर पर बटर का उपयोग होता है। दाल जैसे वहाँ पे भी आजकल जो भी खाने की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर बटर रख के दिया जाता है। और ये भारत में पहले से ये दाल मखनी होती है पंजाब की, वो तथा रोटी पे हम पुराने टाइम से घी तथा मक्खन रख के दिया जाता रहा है। इतिहास की बात करें तो भारत बहुत ज़्यादा समृद्ध था प्राचीन काल से ही, पर कई यूरोपीय देशों ने भारतीय प्रजापालकों से प्रेरणा लेने पर वो प्रजापालक नहीं बन के बर्बर शासक जरूर बन गए। अब इसी कारण जनता ने भारत की जनता तथा प्रजापालकता एवं अधिकार देख के विद्रोह की इसीलिए विद्रोह किया तथा इसी से फ्रांसीसी क्रांति जैसे बड़े क्रांतियाँ हुई। सिल्क रूट, अब व्यापार की बात की जाए तो सिल्क रूटों का बहुत अधिक महत्व था। इससे जो भारतीय मसाले, भारत के जानवर मसाले, कपड़े तथा रेशम जो थी वो विदेशों तक पहुंची। और कालीकट में जब पुर्तगाली आए तब है ना, वो मसालों के साथ साथ एक कपड़ा भी लेकर सूची जिसे कैलिको कहा जाने लगा। तो ये भी एक भारत का बहुत बड़ा योगदान था। जैव विविधता में देखें तो भारत से बब्बर, शेर, भैंस इत्यादि जीव भेजे जाते थे, क्योंकि यूरोप में इनका मिलना मुश्किल था। तो ये भी वहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया उन्होंने भी। हम नृत्य कलाओं को देखें तो प्राचीन काल में राजा महाराजाओं द्वारा मनोरंजन तथा साधना के लिए किया जाता था। घूमर, कालबेलिया आदि से प्रेरित ब्रेक डांस, बैले, रोबोट इत्यादि हैं। कथकली में ब्रेक डांस की तरह ही गर्दन को हिलाया जाता है। इससे पता लग सकता है कि ये ब्रेक डांस वगैरह सारे इसी से ही प्रेरित हैं। और हॉलीवुड की फिल्मों में फ्यूज़न देखने को मिलता है। जो भारतीय डांस है, गरबा वगैरह, इनमें अमेरिकी तथा यूरोपीय लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जब भारत में कोई कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं। भारत के मीणा, भील, गोंड इत्यादि आदिवासियों के नृत्य भी निराले हैं, जिनमें विदेशी पर्यटक आकर इनका लुत्फ उठाते तथा अपने देश में जाकर इनका मिश्रण करते हैं। तो वहाँ की फिल्मों में इनका प्रभाव देखा जा सकता है। अब मार्शल आर्ट की बात करें तो सबसे पहले कराटे, इसकी शुरुआत भारत में ही हुई थी असल पर चीन व जापान ने इसका विकास की तीव्रता से कर लिया। मार्शल आर्ट जो यूरोप की एक जोगो डू पाओ तथा सेवेट है, वो भी मध्य उत्तर एशिया व दक्षिण एशिया के जूडो, ताइक्वांडो आदि के पीछे मूल विचार भारत की द्वंद्व कलाई हैं, जैसे वो सिलाबम जो कि तमिलनाडु की है तथा केरल की कलारी पयट्टू इन्हीं से ये, क्योंकि सेवेट तथा कलारी पयट्टू दोनों में ही लकड़ियों का उपयोग होता है और भारत में प्राचीन काल से ही ये लड़ी जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में द्वंद्व कला में निपुण थे। उन्हें पता था कि किस अंग पे मारने से आदमी जल्दी परास्त हो सकता है। उन्हीं का ही आज इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूशन में लोगों को सिखाया जा रहा है, जो कि भारत का एक वो था। प्राचीन काल के क्रूर शासक कंस के काल में मल्ल युद्ध देखा जा सकता है लड़ाई में। तो आज उसकी ओलंपिक में एक महत्वपूर्ण पहचान है। राजाओं द्वारा भाला फेंकने का खेल होता था, आज आप ओलंपिक में भी उसका स्थान पा सकते हैं। अब दर्शन तथा विज्ञान में देखा जाए तो हम विवेकानंद जी की बात करेंगे। विवेकानंद बहुत ही कम उम्र में बहुत महान विचारक बने। उन्होंने कम समय में भारत के साहित्य तथा जियो जियो देने का नारा, शांति तथा अध्यात्म फैलाने का विश्व में प्रसार किया। शिकागो में अपने भाषण के दौरान उन्होंने इसी प्रकार के अन्य विचारों पर बल दिया। भारत के जो खगोल शास्त्री थे तथा वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीरो इत्यादि का अध्ययन किया तथा देशांतर व पृथ्वी की दशाएं आदि बता दी। विज्ञान में अन्य जैव विविधता, जैव की तरफ देखा जाए तो शल्य चिकित्सा बहुत प्राचीन काल से ही होती आई थी। और फिजिक्स, ये भौतिक शास्त्र की तरफ देखा जाए तो हवाई जहाज का निर्माण शिवकर बापूजी तलपड़े तथा सुब्बाराय शास्त्री ने पहले ही कर लिया था। बाद में ये ओलिवर राइट ब्रदर्स के नाम हो गया। अब हम देखेंगे कि विश्व का भारतीय संस्कृति के अंगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें तो सिल्क रूटों का बताया जाता है कि चाइनीज़ रेशम कितनी महत्वपूर्ण थी यूरोपीय देशों के लिए तथा भारत के लिए भी। इसमें आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि मुद्रा विनिमय के तरीके बदल गए। व्यापार में देखा जाए तो सबसे पहला, जिसमें पहले अनाज के बदले वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी तथा आज उसके बाद वस्तुओं के किसी एक वस्तु को आधार माना गया। अंत में मुद्रा और फिर आजकल प्लास्टिक मनी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो व्यापार में ये देखा जा सकता है, इसमें ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों सम्मिलित हैं जिनका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ता जा रहा है। अब इसमें देखा जाता है कि किसी, मान लीजिए आज के टाइम पे किसी को अच्छा कपड़ा खरीदना होता है तो विदेशी कंपनी को प्राथमिकता देता है। ये भारत
के लिए बहुत नुकसानदायक है। अमेरिका के देखा जा सकता है सारी बढ़िया चीज़ जो कौशल है विकास भारत अन्य देशों का, भारत का कौशल तथा श्रम को देखते हुए विदेशी कंपनियां आज बहुत मुनाफा कमा रही हैं। भारतीय संस्कृति को बहुत ही तोड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से आने वाले लोग अपने आप को सुपर समझने लगते हैं तथा भारत की सांस्कृतिक जो विविधता थी तथा बड़ों का आदर इसमें सम्मिलित है वो सारा नष्ट होता जा रहा है। अब हम भोजन की बात करें तो विदेशी पहले का टाइम में भारत के जो मसाले थे उनके लिए विदेशी लोग मरते थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर आजकल ऐसा है कि वो अपना कचरा इधर छोड़ के जा रहे हैं, भारतीय लोग इस पे मर रहे हैं, वहाँ के लोग जैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वैश्विक प्रभाव जैसे जलेबी को देख सकते हैं, अफगानिस्तान से आई थी, वो भारत में कैसे आई, तथा भारत की मुख्य भोजन ये पराठे जलेबी वगैरह इत्यादि कैसे विदेशों गए तथा वहाँ के जो बेकार से जैसे पिज्ज़ा इत्यादि जो चीज़ें थी वो भारत आई, जिनमें ज़्यादा गुण भी नहीं है, फिर भी भारतीय लोग उनका बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब संसाधनों का देखें तो हम इसमें उपकरणों की ओर ध्यान देंगे जो वर्तमान समय में काम में आ रहे हैं, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। पुरातन काल में भारत का तंत्र बहुत ही अच्छा था, जिसके सुख सुविधाएं कम थी तो थोड़ा आदमी काम कर लेता था। पर आजकल जो विदेशी कंपनियां हैं उनके टीवी, एसी इत्यादि उपकरणों में से सारे लोग कामचोर होते जा रहे हैं, देश के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। इससे हमारे शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते तथा इससे हमारे जो संसाधन है वो नष्ट होते जा रहे हैं, मानव संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं तथा ये केवल एक कचरा बढ़ता जा रहा है पूरे हमारी धरती पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम में भारतीय ऐसे थे तथा विदेशियों को रोना पड़ा था, पर आजकल भारतीयों ने अपना स्तर गिरा लिया और विदेशी ऐसे हो रहे हैं, मतलब वो हमसे प्रेरणा ले रहे हैं। उनके कचरे का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारा, जबकि उन्होंने सकारात्मक रूप ग्रहण किया, हमने उनका नकारात्मक रूप ग्रहण कर लिया, जो जाने अनजाने में हमारी कीमती जीवन को खराब करता जा रहा है। अब पहनावे को देखा जाए तो आज विदेशों में देखा जा रहा है, विदेशों का पहनावा भारत में बड़ा बढ़ चढ़ के देखा जा रहा है, जीन्स, टी शर्ट इत्यादि देखा जा रहा है। इसी कारण अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय लोगों की पोशाकों का उन पर कोई असर नहीं हुआ, पर वहाँ की आप देख सकते हैं जैसे यहाँ की एनसीसी की यूनिफॉर्म है वो औपनिवेशिक काल के अंग्रेजों की सेना की ड्रेस से मिलती जुलती, ये उनका हमारे ऊपर एक प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पे कई जगह कबीलों तथा उनकी संस्कृति नष्ट होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने रहन सहन तथा पहनावे को छोड़ दिया, इससे उनकी मूल पहचान तो नष्ट ही हो गई। अब हम शिक्षा, संचार तथा परिवहन के बारे में बात करते हैं। शिक्षा तथा परिवहन के बारे में बात करें तो प्राचीन काल में हम देख सकते हैं कि इतिहास के कई पन्नों में हम परिवहन में वैश्वीकरण को देख सकते हैं। जैसे ये लकड़ियों की पटरियों पे पहले घोड़े से ट्रेन चलने लगी थी, एक दूसरे देशों से आपस में संबंध बनाने के लिए, फिर रेल गाड़ी, हवाई जहाज इत्यादि हो गए। उससे पहले आप आगे देख सकते हैं कि संचार के लिए वो उपयोग किए जाने लगा था। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं रेडियो अस्तित्व में आए, उसके बाद टेलीविज़न आज हम देख रहे हैं। उसी प्रकार जैसे पहले पंखे होते थे हाथ से चलने वाले, तथा फिर दीवार वाले पंखे आ गए, फिर कूलर आ गए और आज हम देख रहे हैं एसी आ गए। उसी तरह पहनावे में बदलाव हुआ है, पर भारतीय संस्कृति जो फैलती है उसमें लोग खुश थे। पर आजकल की संस्कृति में सुख सुविधाएं बहुत है, पर एक व्यक्ति निराशा तथा हतोत्साहत से भरा हुआ है। अब हम परिवहन की बात करें तो जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक के कारण विदेशों में जानवरों का मांस आयात होने लगा था। इससे जैव विविधता में भी खराबी आई, क्योंकि भारत से भी बहुत से अधिक जानवर जाते थे तथा अंग्रेज भारत जहाज़ों द्वारा ही आए थे। इससे कनेक्शन में थोड़ी बहुत मदद मिली विदेशों का भारत से। अब हम सर्वे की बात करें तो सबसे पहला सर्वे सीजन हाउस बाजार नगर स्थित एक व्यक्ति का, जिन्होंने ये बात बताई कि वो भरतपुर से के आसपास क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं तथा उनके क्षेत्र में जन्माष्टमी तथा कृष्ण जी से संबंधित त्योहारों का खूब बढ़ चढ़ कर बनाया जाता है। उनके भोजन में बिरयानी, वेज कबाब इत्यादि आते हैं।
तो उनसे वैश्वीकरण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके बच्चे पहले जब वो बच्चे थे उस टाइम पे वो टॉफ़ी की जगह गुड़ खा लेते थे। आजकल टॉफ़ियाँ चॉकलेट इत्यादि हो गई हैं, चिप्स वगैरह आ गई हैं, तो इससे वो खुद उन्हें रखना पड़ रहा है। आजकल के मतलब बच्चों औरों की भी मांग बढ़ रही है, तो उन्हें खुद अपनी संस्कृति को छोड़ने पर मजबूर है। इससे वो उनका मन बहुत दुखी था। फिर हम एक जितेंद्र सिंह राजावत नाम के व्यक्ति से बात करेंगे, जो कि एक योगा के टीचर हैं। योगा का उन्होंने सकारात्मक प्रभाव विदेशों पर बताया। उन्होंने KV1 के योगा टीचर MP सिंह जी का उदाहरण दिया, जिनका वो बहुत 60 वर्ष के होने वाले हैं, पर वो लगते हैं केवल 40 के आसपास के ही हैं। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक परिवर्तन देखने में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में हमारे को बताया। फिर अब ये श्रीमती जी अरुणा शर्मा है, जो एक घरेलू संस्कृति में उन्होंने बताया कि आजकल कैसे बच्चे टीवी तथा इससे बिगड़ते जा रहे हैं एवं बड़े बूढ़ों की प्रति इज्जत खत्म होती जा रही है उनकी। इससे हम महिलाओं से जुड़े अपराध भी बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं। अब हम एक चौथा इंटरव्यू लिया था हमने प्रदीप का, जो कि सीकर के आसपास के रहने वाले हैं। उनकी संस्कृति बड़ी सीधी सादी है तथा वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक था, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि आमतौर पर राजस्थानी थाली होती है उनके, पर वो प्याज रोटी दलिया छाछ आदि खा लेते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारक है। तो उन्होंने भी इस बात पर चिंता जताई कि जो आधुनिक खान पान है विदेशों का, उसके कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जो कि ये खतरे की घंटी के समान है। फिर हमने एक मुरैना में रहने वाले श्री शुभम से बात करी, जो कि रात भर जगकर विदेशी कंपनी से प्रभावित कंपनी में ही काम करते हैं। जो वो कहना चाह रहे हैं कि उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता, और इसी के कारण उनको कई बार बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो जाता है और उनकी कमर भी ठीक नहीं रहती। वो कह रहे थे जब वो छोटे थे तब बहुत मस्ती करते थे, क्योंकि वो ग्रामीण संस्कृति से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम इनका कंक्लूजन मतलब यानी निष्कर्ष देखेंगे कि भारत का अन्य संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, कि भारत ने हमेशा उन्हें खुशहाल तथा समृद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक बनाने का प्रयत्न किया तथा निष्पक्ष भाव से विवेकानंद जैसे अन्य लोगों ने अध्यात्म तथा जियो और जीने दो जैसे नारे देके विदेशी लोगों का भी तथा भारत का दोनों का वो फायदा ही किया। भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, ये भी हमें पता चलता है। भारत में सभ्यताएं प्राचीन काल से ही स्थापित हो गई थी। सिंधु घाटी सभ्यताएं इसका एक उदाहरण है। अब भारत पर अन्य संस्कृतियों की क्या प्रभाव पड़े, हम इसे देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण खान पान विविधता क्षेत्रानुसार परिवर्तन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तथा 1600 में अंग्रेजों के बाद से ईसाई धर्म आया। धर्मों में आपस में कैसे एक दूसरे देशों में प्रसारित हुए। मुस्लिम धर्म मध्य एशिया से भारत में आया। अंत में मैं मेरी ग्रंथ सूची का बताना चाहूँगा कि मैंने कार्य कहाँ से किया। मैंने कक्षा 10वीं की NCERT इतिहास की पुस्तक तथा अपने स्वयं कौशल एवं ज्ञान के परिवार के बड़े सदस्यों का ज्ञान एवं सहयोग, इसमें श्री कैलाश कुमार शर्मा एवं श्रीमती अरुणा शर्मा का योगदान मुख्य है, के माध्यम से किया। मैंने ये कार्य इंटरनेट से नहीं देखा है कोई सा भी। आपका नाम? मेरा नाम कलादित्य केशव शर्मा है।